अमेरिकी सेना ने बीती 22 जून को ईरान के फोर्डो, नेतांज और अलग अलग परमाणु ठिकानों पर हमला किया। इस हमले के बाद ईरान ने यह साफ कर दिया है कि उसका परमाणु संवर्धन यानी कि न्यूक्लियर एनरिचमेंट का प्रोग्राम बंद नहीं होगा। ईरान इसको जारी रखेगा। विदेशी धरती पर परमाणु हमले से लेकर यूरेनियम एनरिचमेंट की बातें हो रही हैं, लेकिन इन सब के बीच में बड़ा सवाल ये है कि आखिर यूरेनियम एनरिचमेंट या फिर परमाणु एनरिचमेंट, परमाणु संवर्धन होता क्या है। इस वीडियो में हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत तक और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा ठाकुर। दर्शकों को बता दें कि बीते दिनों अमेरिका ने 22 जून को ईरान के अलग अलग परमाणु ठिकानों पर हमला किया, जिसमें ईरान के फोर्डो, नातांज और इस्फहान परमाणु ठिकाने शामिल हैं। ये भी आपको बता दें कि ईरान के उप विदेश मंत्री माजिद तख्त रवांची ने कहा है कि इजरायली और अमेरिकी हमले के बावजूद ईरान अपना न्यूक्लियर एनरिचमेंट जारी रखेगा। ईरान पर इजरायली हमले के बाद जिस शब्द की सबसे ज्यादा चर्चा है वो है यूरेनियम एनरिचमेंट। लेकिन आखिर यूरेनियम के संदर्भ में ये प्रक्रिया क्या होती है, ये बड़ा सवाल है। एटम बम बनाने के लिए आखिर क्यों यूरेनियम एनरिचमेंट की जरूरत है? यूरेनियम क्या है? यूरेनियम एनरिचमेंट क्या चीज है और इसकी प्रक्रिया क्या है? ये तमाम सवालों के जवाब हम आपको देंगे। तो आइए समझते हैं कि आखिर यूरेनियम एनरिचमेंट होता क्या है। सबसे पहले आपको बताते हैं यूरेनियम के बारे में। तो देखिए, यूरेनियम में दो आइसोटोप्स होते हैं। पहला यूरेनियम 235 और दूसरा यूरेनियम 238। अब अगर हम प्राकृतिक रूप से देखें तो यूरेनियम में इन दोनों आइसोटोप्स में से यूरेनियम 238 99.27% होता है। वहीं अगर हम बात करें यूरेनियम 235 की तो वो केवल 0.72% पाया जाता है। अब यूरेनियम के इन दोनों आइसोटोप्स में से केवल यूरेनियम 235 वो आइसोटोप है जो परमाणु बम बनाने में सहायक होता है, जो न्यूक्लियर फिजन को सपोर्ट करता है, यानी कि इसी से परमाणु बम बन सकता है। देखिए, अब तक के वीडियो में मैंने आपके सामने कई शब्दों का प्रयोग किया है, जिसमें है आइसोटोप, न्यूक्लियर फिजन, एनरिचमेंट। लेकिन आखिर इन शब्दों का मतलब क्या होता है? पहले हम आपको वो समझाएंगे, उसके बाद आपको ये समझाने की कोशिश करेंगे कि आखिर यूरेनियम एनरिचमेंट कैसे किया जाता है। सबसे पहले यहाँ पर हम बात करेंगे आइसोटोप्स की। तो आइसोटोप्स में प्रोटॉन जो हैं वो बराबर होते हैं और जो न्यूट्रॉन होते हैं वो अलग अलग होते हैं। अब ये थोड़ा सा मुझे लगता है कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, इसको हम आसान भाषा में समझते हैं। एक परिवार है, उसमें 3 भाई हैं, तीनों की शक्लें बराबर हैं, नाम एक जैसे हैं, लेकिन तीनों का वजन अलग अलग है। तो किसी भी कंपाउंड के आइसोटोप्स को हम ऐसे ही पहचानते हैं। जैसे यूरेनियम में, यूरेनियम एक कंपाउंड है, लेकिन यानी कि एक केमिकल प्रोडक्ट है, लेकिन अगर हम उसके आइसोटोप्स की बात करें तो 2 अलग अलग वजन के आइसोटोप्स हैं, यूरेनियम 235 और यूरेनियम 238। कुल मिलाकर आइसोटोप एक ही चीज होती है, लेकिन इनके अलग अलग वर्जन होते हैं इनके वजन यानी कि इनके मास के आधार पर। आपको बता दें कि किसी भी कंपाउंड में प्रोटॉन की संख्या एक जैसी होती है, न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग होती है और वही एक दूसरे से उनको अलग बनाता है। दूसरे शब्द का मैंने इस्तेमाल किया न्यूक्लियर फिजन का। किसी भी परमाणु बम को बनाने के लिए और इसके साथ ही किसी भी परमाणु को एनरिच करने के लिए न्यूक्लियर फिजन सबसे सहायक होता है। लेकिन आखिर न्यूक्लियर फिजन क्या है? आपको बता दें कि न्यूक्लियर फिजन यानी कि किसी भी भारी परमाणु को 2 हिस्सों में तोड़ना या फिर उसका 2 हिस्सों में टूट जाना। खास बात यह है कि जब परमाणु इन 2 हिस्सों में न्यूक्लियर फिजन के तहत टूटता है तो इसमें से बहुत ज्यादा ऊर्जा का संचार होता है, बहुत ज्यादा एनर्जी निकलती है। अब अगर हम इसे आसान भाषा में समझे तो अगर आपने कभी पटाखा फोड़ा होगा तो जब आप पटाखे को फोड़ते हैं तो उसमें से बहुत ज्यादा रोशनी और ऊर्जा निकलती है। वैसे ही न्यूक्लियर फिजन में परमाणु के अंदर से एनर्जी निकलती है। अगर एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में होता है तो इसका इस्तेमाल बिजली के उत्पादन के लिए, मेडिसिन में किया जाता है। लेकिन अगर ये अनकंट्रोल्ड होता है तो इससे बड़ा धमाका हो सकता है और इसी का इस्तेमाल जो है वो परमाणु बम बनाने की प्रक्रिया में किया जाता है। चलिए, तो ये तमाम वो टर्मिनोलॉजी थी या वो शब्द थे जिनकी सहायता से न्यूक्लियर एनरिचमेंट या फिर यूरेनियम एनरिचमेंट किया जाता है। अब आते हैं हम यूरेनियम के एनरिचमेंट पे। तो आखिर यूरेनियम एनरिचमेंट क्या है और कैसे होता है? तो देखिए, यूरेनियम एनरिचमेंट में यूरेनियम 235 की मात्रा को बढ़ाया जाता है और यूरेनियम 238 की मात्रा को घटाया जाता है। यहाँ पर आपको बता दें कि यूरेनियम 235 का मास यानी कि उसका भार कम होता है और यूरेनियम 238 का जो भार है, उसका जो मास है वो अधिक होता है। ऐसे में इन दोनों को अलग अलग किया जाता है। उस प्रक्रिया को यूरेनियम एनरिचमेंट कहा जाता है। इस पूरी प्रक्रिया को समझाते समय हमने बार बार
कुछ अंकों का इस्तेमाल किया, 235, 238। आखिर ये क्या है? तो देखिए, जो यूरेनियम कंपाउंड है उसके प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन की संख्या को मिलाकर इस अंक को तैयार किया जाता है। अगर हम यूरेनियम की बात करें तो यूरेनियम में 92 प्रोटॉन्स होते हैं, जो कि उसका असल तत्व होता है। उसके बाद जो न्यूट्रॉन है, जो उसके भार को तय करता है, उसे अगर हम जोड़ लें तो वो यूरेनियम 235 या फिर 238 कहलाएगा। अब सबसे बड़ा सवाल कि आखिर यूरेनियम एनरिचमेंट की प्रक्रिया क्या है? ये तो हमने जान लिया कि कैसे होगा, लेकिन इसकी प्रक्रिया को किस तरीके से किया जाएगा, ये बड़ा सवाल है। आपको बता दें कि यूरेनियम एनरिचमेंट के लिए सेंट्रीफ्यूज नाम की मशीन का इस्तेमाल होता है। इस मशीन में यूरेनियम गैस को इतनी तेजी से घुमाया जाता है कि यूरेनियम 235 बीच में रह जाता है और यूरेनियम 238 जो है वो दीवारों पर चिपक जाता है, यानी कि वो अलग हो जाता है। ये भी आपको बता दें कि केवल एक बार इस प्रक्रिया को करने से यूरेनियम एनरिच नहीं होगा, इस प्रक्रिया को बार बार दोहराना पड़ता है। सेंट्रीफ्यूज की प्रक्रिया को और आसान भाषा में अगर समझना है तो अगर आप सलाद स्पिनर का इस्तेमाल करते हैं तो ऐसे में आप देखेंगे कि जो पल्प है वो बीच में रह जाता है और जो पानी है वो दीवारों पर चिपक जाता है। इसी तरीके से यूरेनियम गैस को सेंट्रीफ्यूज किया जाता है, जिससे कि यूरेनियम 235 जो है वो बीच में रह जाए, जिसका इस्तेमाल आगे चलकर न्यूक्लियर बम बनाने में इस्तेमाल किया जाएगा और यूरेनियम 238 जो है वो दीवारों पर रह जाएगा। यहाँ आपको हम एक बार फिर से बता दें कि सेंट्रीफ्यूज की प्रक्रिया को जितनी बार दोहराया जाएगा, यूरेनियम उतना ज्यादा एनरिच होता जाएगा। चलिए, यूरेनियम का एनरिचमेंट भी हो गया, लेकिन अब सवाल ये कि आखिर कितनी मात्रा में यूरेनियम का एनरिचमेंट किया जाए जो परमाणु बम को बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। आपको बता दें कि 2 से 3% एनरिच्ड यूरेनियम बिजली के उत्पादन और कई जगहों पर मेडिकल की सुविधाओं में भी काम आता है। लेकिन अगर किसी को यूरेनियम एनरिचमेंट करना है परमाणु बम बनाने के लिए तो यूरेनियम का 90% एनरिच होना जरूरी है और इसे ही वेपन ग्रेड यूरेनियम कहा जाता है, यानी कि वो यूरेनियम जो कि 90% तक एनरिच हो चुका है उसे वेपन ग्रेड यूरेनियम कहा जाएगा। अगर हम ईरान के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो विशेषज्ञों के मुताबिक ईरान 60% तक यूरेनियम एनरिचमेंट कर चुका है, उसे केवल इस 60% को 90% तक लेके जाना है। कुल मिलाकर ये वो प्रक्रिया थी जिससे यूरेनियम का एनरिचमेंट होता है। इसे हमने आपको समझाने की कोशिश की है। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी और किसी जानकारी के लिए बने रहिए भारत तक के साथ।